तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, गाओ पैंग जो होता है वो खुश होते हुए जो डमी होता है उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया डमी, इसी तरह से जो बाकी के पेड़ है उन्हें भी तोड़ना शुरू कर दो। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के दूसरे हिस्से में आ जाता है, जहाँ पर कि हम तीन लोगों को देखते हैं, जिनमें से पहला बंदा जो होता है वो दूसरे वाले से बोलता है कि कैप्टन, क्या वो सच में वो बच्चा यहीं पर है। जोश उनका दूसरा बंदा बोलता है कि जिस पर्सन ने हमें इन्फॉर्मेशन दी है उसकी इन्फॉर्मेशन कभी भी गलत नहीं होती, इसीलिए मुझे यकीन है कि वो बच्चा यहीं पर ही है। और उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो उसका रैट मोस्टर होता है वो उसे अचानक से कोई इशारा जो होता है वो करने लगता है। और इसे देखते के साथ ही कैप्टन का जो साथी होता है वो उसे बोलता है कि कैप्टन, मुझे ऐसा लगता है कि जो टूटू है उसने किसी चीज़ को नोटिस कर लिया। और अब इसकी बात को सुनकर जो कैप्टन होता है वो बोलता है कि टूटू अगर इशारा कर रहा है तो इसका मतलब पक्का वहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो ज़रूर होगी, तो चलो एक बार चल कर देख लेते हैं कि वहाँ पर असल में है क्या। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो होते हैं वो उस तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक से सामने से काफ़ी ज़्यादा शोर आने लगता है, जिसे सुनकर उनमें से एक बंदा जो होता है वो बोलता है, बॉस ऐसा लग रहा है जैसे कि सामने कोई बॉक्सिंग जो है वो कर रहा हो, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे फॉरेस्ट के अंदर कोई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने क्यों आएगा। और उस लड़के की बात को सुनकर जो उसका साथी होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई बॉक्सिंग की प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पर जंगल के बीच में आएगा, सच में तुम तो काफ़ी अच्छा मजाक कर लेते हो। और उनकी बातों को सुनकर जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि ठीक है, बहुत हो गया, तुम दोनों जो है वो शांत हो जाओ, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए हम लोगों को बिना किसी चीज़ को फिगर आउट करे हुए इसी तरह से उसे जाने नहीं देना चाहिए। हम लोग जो है वो यहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए आए हैं, लेकिन चूंकि टूटू जो है उस तरफ इशारा कर रहा है और आवाज़ भी आ रही है, तो चलो चल कर देख लेते हैं कि वहाँ पर असल में है क्या। और अब इतना बोलकर वे तीनों जो होते हैं वो उसी जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर कि जो डमी था वो पेड़ों को तोड़ रहा था। और डमी को इस तरह से पेड़ों को तोड़ता हुआ देखकर उनमें से एक बंदा हैरान होते हुए बोलता है कि जरा देखो तो ये मॉन्स्टर जो है वो कितना ज़्यादा पावरफुल है कि ये केवल अपने पंचों से ही जो पेड़ है उन्हें कितनी आसानी से तोड़ रहा है। जो सुनते के साथ ही जो उनका कैप्टन होता है वो अपने पास से गाँव पैंग की फोटो निकालते हुए बोलता है कि एक मिनट जरा उस बच्चे को ध्यान से देखो, वही हमारा टारगेट है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि ये इन पेड़ों को इस तरह से तोड़कर इनमें क्या ढूंढ रहा है। जो सुनकर उनमें से एक बंदा घबराते हुए बोलता है कि कैप्टन, मुझे लगता है कि हमें यहाँ से वापस चला जाना चाहिए, क्योंकि एक बार जरा इस बच्चे के मोस्टरों को तो देखो कितनी ज़्यादा पावरफुल है, और जबकि हमें इसे पकड़ने के बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। जोश उनका दूसरे वाला बंदा भी बोलता है कि हाँ बॉस, इसने बिल्कुल सही कहा, जरा एक बार इसके दूसरे मोस्टर को भी देखो, वो भी देखने में बिल्कुल भी मुझे कमज़ोर नहीं लग रहा, ऐसा लगता है कि वो भी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, तो इसीलिए हमें बेबात के रिस्क नहीं लेना चाहिए। जो सुनकर उन लोगों का जो कैप्टन होता है वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को इतनी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए, तुम भी जानते हो कि इस टाइम पर हमारी हालत कैसी है, हमारे पास में ज़्यादा पैसा नहीं है, तो इसीलिए हमें शायद इस बच्चे को पकड़ने के ऊपर ध्यान देना चाहिए। और इससे अलग अगर हम यहाँ पर सिचुएशन को देखते हो, क्या तुम्हें लगता है कि ये बच्चा यहाँ पर जो कुछ भी कर रहा है वो बिल्कुल भी नॉर्मल है, ये यहाँ पर इस तरह से इन पेड़ों को तोड़ रहा है? क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि कोई मॉन्स्टर ट्रेनर जो है वो फॉरेस्ट के इतने अंदर आकर काम ही कहाँ ऐसे ही पेड़ों को तोड़ेगा? पक्का इसे इन पेड़ों के अंदर से कोई वैल्यूबल चीज़ जो है वो मिल रही है। तो अगर हम लोग थोड़ी सी मेहनत कर कर इस बच्चे को यहाँ पर पकड़ लेते हैं, तो उसके बाद में केवल इस बच्चे को पकड़ने के हमें पैसे ही नहीं मिलेंगे, बल्कि इसके पास में जो कीमती सामान है वो भी हमारा हो जाएगा, जिससे कि हम लोगों के मज़े ही मज़े होंगे। और अब इतना बोलकर वो वहाँ पर प्लान को बनाने लगता है और अपने साथियों से बोलता है कि ठीक है डैंग शैन, तुम अपने मॉन्स्टर को लो और शैडो के अंदर जाकर छुप जाओ, और एक सही टाइम का इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को कंट्रोल कर लेना, और दूसरे तुम मेरे साथ में रुको, हम लोग जो है वो इस बड़े वाले से निपटेंगे। जो सुनकर वे दोनों भी ओके बोल देते हैं। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो डाजी और जो डमी होते हैं वो दोनों फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं, जो देखकर गाओ पैंग को भी कुछ समझ नहीं आता, तो बोलता है कि डाजी डमी क्या हो गया, तुम इस तरह से क्या देख रहे हो? और इतना बोलते ही गाओ पैंग को भी उन लोगों के बारे में पता लग जाता है, और अब जो गाओ पैंग होता है वो उन लोगों की तरफ देखकर चिल्लाते हुए बोलता है कि वहाँ पर कौन छुपा हुआ है, जल्दी से सामने आओ। जो सुनते के साथ ही उन लोगों का कैप्टन भी हैरान रह जाता है और गुस्से में अपने मन में सोचता है कि डैमिट, मैंने नहीं सोचा था कि इस बच्चे को हमारे बारे में इतनी जल्दी पता चल जाएगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वे लोग जो होते हैं वो आगे आ जाते हैं, और जो उनका कैप्टन होता है वो हंसते हुए गाँव बैंक से बोलता है कि माफ़ कर देना, हम लोग जो थे वो बस यहाँ से गुजर रहे थे, लेकिन हमने थोड़ी आवाज़ें सुनी तो हमने सोचा कि शायद हम आपकी मदद कर पाए।
जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो भी उन लोगों की तरफ देखने लगता है और अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरी मदद करने आए थे, लेकिन इन दोनों ने तो जो अपने मॉन्स्टर है उन्हें निकाला हुआ है, जिसे देखकर ये साफ दिखाई दे रहा है कि ये लोग जो थे वो यहाँ पर फाइट करने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। तो क्या ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहते थे? और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग अचानक से पीछे की तरफ मुड़ता है, जहाँ पर कि उसे तीसरे बंदे के बारे में भी पता चल जाता है और वो अपने मन में सोचता है कि वहाँ पर एक और पर्सन भी छुपा हुआ है। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही जो वो कैप्टन होता है वो हंसते हुए गाँव पैंग से बोलता है कि अरे तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो भी हमारा ही साथी है, हमारा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं था। और इतना बोलकर अपने मन में सोचता है कि डैम इट, मुझे यकीन नहीं होता कि इस बच्चे ने इतनी जल्दी हमारे बारे में पता लगा लिया। और उस बंदे के इतना सोचते ही जो उसका तीसरा साथी होता है वो भी आगे आ जाता है और आगे आते हुए बोलता है कि माफ़ कर देना, हम लोग जो थे वो बस यहाँ से होकर गुजर रहे थे, हमारा कोई भी बुरा इंटेंशन नहीं है। और उसके इतना बोलते ही हमें उस मॉन्स्टर के बारे में बताया जाता है कि जो कि एक कॉकरोच टाइप मॉन्स्टर होता है, जिसका लेवल 18 होता है और उसका ग्रेड एक्सलेंट होता है और उसका एट्रीब्यूट गोल्ड होता है और उसकी वीकनेस इलेक्ट्रिक होती है। और अब उसके मॉन्स्टर को देखकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि क्या ये एक कॉकरोच टाइप मॉन्स्टर है, सच में ये काफ़ी रेयर टाइप होगा, लेकिन उसके बाद भी चूंकि मेरे पास में डाची है तो इसीलिए टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने सभी मॉन्स्टरों को अपने पास में बुला लेता है और उन लोगों से बोलता है कि माफ़ कर देना, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की तुम लोग मेरी मदद करना चाह रहे थे उस तरह की मदद की मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत होगी। और गाओ पैंग की बात को सुनकर जो उनका कैप्टन होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि ठीक है, अगर आप लोग को हमारी मदद नहीं चाहिए तो हम लोग भी आपको परेशान नहीं करेंगे। और अब इतना बोलकर वो कैप्टन वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर उसका साथी उसे बोलता है कि कैप्टन क्या सच में हम लोग इस तरह से यहाँ से जा रहे हैं? जो सुनकर कैप्टन उससे बोलता है कि देखो, हम लोग जो है वो अपने एडवांटेज को पहले ही खो चुके हैं, इस तरह से उसके ऊपर अटैक कर कर बेफालतू के उसे अपना दुश्मन बनाना है जिससे कि कोई फ़ायदा नहीं होगा। और इससे अलग मुझे ये बच्चा जो है वो कहीं से भी नॉर्मल दिखाई नहीं देता, क्योंकि अभी ये इतना ज़्यादा यंग है, लेकिन उसके बाद भी इसने अपने 3 मॉन्स्टरों को कितना ज़्यादा पावरफुल बना रखा है। जिसका मतलब ये साफ है कि या तो ये बच्चा बहुत ज़्यादा अमीर है या फिर इसके पास में बहुत ही बेहतर स्किल है, तो इसीलिए हमें बेफालतू के इसके साथ में पंगा नहीं लेना चाहिए। और इससे अलग यहाँ पर जो उसके पास में वो बड़ा सा मॉन्स्टर है, पता नहीं क्यों, लेकिन उसे देखने के बाद में मुझे बहुत ही ज़्यादा डरावनी फीलिंग जो है वो आ रही है। उसी के साथ में जो टूटू है वो भी मुझे काफ़ी अनकंफर्टेबल फीलिंग दे रहा है। और मैं हमेशा ही जो टूटू के रिएक्शन होते हैं उन्हें समझता हूँ, और टूटू के रिएक्शन ने ही कई बार मेरी जान बचाई। और उसके इतना बोलते ही हम उसके मॉन्स्टर को देखते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तो इसीलिए चलो यहाँ से चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर रुक कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। हम नहीं जानते कि इस बच्चे के पास में जो मॉन्स्टर है उनके पास में किस किस प्रकार की एबिलिटी होगी, तो इसीलिए बेफालतू की अपनी ज़िंदगी को रिस्क के अंदर डालकर कोई फ़ायदा नहीं है। चलो हम लोग जो है वो चलकर किसी दूसरी अपॉर्चुनिटी को ढूंढते हैं। और अब उन लोगों को जाता हुआ देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि मुझे पक्का यकीन है कि ये लोग जो थे वो यहाँ पर किसी भी अच्छे इंटेंशन से तो नहीं आए थे, क्योंकि जो डमी था, अगर उसने सही टाइम पर उस पर्सन को नहीं देखा होता तो शायद हो सकता था कि वो मेरे ऊपर धोखे से अटैक करता। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू 3 घंटे बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि गाओ पैंग ने काफ़ी सारे पेड़ तोड़ दिए होते हैं और काफ़ी सारा मटेरियल भी इकट्ठा कर लिया होता है। जिसके बाद में गाओ पैंग बोलता है कि चलो, लगभग ये 1 किलो के समथिंग जो है वो हो चुका है, तो इसीलिए अब यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलकर गाओ पैंग डाजी को आवाज़ लगाते हुए बोलता है कि ठीक है डाजी, 1 मिनट के लिए इधर आना। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी तरह से जो डाजी के कान होते हैं उन्हें पकड़ लेता है और अपने पास में से एक लकड़ी के ऊपर कपड़ा लपेट कर जो डाजी के कान होते हैं उनके अंदर शॉर्ट सर्किट कर कर कपड़े पे आग लगा लेता है, जिसकी मदद से अब गाओ पैंग वहाँ पर जो टूटी हुई लकड़ियाँ होती है उनके अंदर आग लगा देता है। और अपने मन में सोचता है कि जिस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर ये चेंज नहीं आया था, उससे पहले जंगलों के अंदर आग लगाने पर प्रतिबंध लगा रखा था, लेकिन जैसे ही ये प्रलय आया तो ये प्रतिबंध जो है वो हटा दिया गया, क्योंकि अब यहाँ पर जो ये पौधे हैं ये कोई नॉर्मल पौधे तो नहीं रहे, क्योंकि इनके अंदर अब खुद की लाइफ फोर्स है। इसीलिए एक छोटी सी आग से ये पेड़ जो है उन्हें नहीं जलाया जा सकता। तो इसीलिए यहाँ पर ये मेरी आग जो है वो यहाँ पर मौजूद पेड़ों को तो नहीं जलाएगी, लेकिन हाँ, जिन पेड़ों को मैंने तोड़ा हुआ है ये उन्हें जरूर जलाकर यहाँ से जो एविडेंस है उसे ख़त्म कर देगी। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही हमारा व्यू दोबारा से उन्हीं तीनों बंदों के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि कैप्टन, एक बार जरा उस तरफ देखिए। उस बच्चे ने उन पेड़ों के अंदर आग लगा दी है जिन्हें कि वो तोड़ रहा था, जिसका मतलब कि अब हम लोग जो है वो जाकर इस चीज़ को चेक नहीं कर सकते कि वो असल में क्या कर रहा था। जो सुनकर उनका कैप्टन भी अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि ये बच्चा इतना ज़्यादा चालाक था कि इसने वहाँ पर काम करने के बाद में वो पीछे एक भी चीज़ का नामो निशान नहीं छोड़ा।
और कैप्टन के इतना सोचते ही जो उसका साथी होता है वो बोलता है कि कैप्टन क्या हम लोग इस बंदे को ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे। जो सुनकर उसका कैप्टन बोलता है कि देखो उस बच्चे की और हमारे बीच में कोई भी बड़ी दुश्मनी नहीं है और मुझे नहीं लगता कि हमें वहाँ पर जाकर बेफालतू के रिस्क लेना चाहिए। तो इसीलिए इस मैटर को यहीं पर ही छोड़ो और हम लोग जो है वो आगे बढ़ेंगे। और अब इतना बोल कर वो बंदा जो होता है वो किसी को कॉल लगा देता है और कॉल लगाते हुए बोलता है कि ठीक है डॉक्टर जियांग को बोल देना कि उनके द्वारा दिया गया मिशन जो था वो कंप्लीट हो गया और मैं तुम्हें जो टारगेट है उसके मोस्टरों के जो फोटो है वो सेंड कर रहा हूँ। जो सुनकर वो दूसरा बंदा उससे बोलता है कि बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारी इस मेहनत के लिए, टेंशन मत लो, तुम्हारी पेमेंट जो है वो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दी है। और इतना बोलकर अब वो बंदा किसी दूसरे पर्सन से बोलता है कि डॉक्टर चियांग मुझे ऐसा लगता है कि उन चोरों को जो हमने मिशन दिया था शायद वो फेल हो गया क्योंकि वे लोग बस फोटो बेच रहे हैं। जो सुनकर वहाँ पर बैठा हुआ वो डॉक्टर जियांग जो होता है वो बोलता है कि इस चीज़ से देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वैसे भी जो हमारा पहला स्टेप है वो कंप्लीट हो चुका है। तो चलो अब जो अपना अगला प्लान है उससे चलते हैं। और इतना बोलकर अब वो हंसते हुए बोलता है कि जी हानू तुमने यहाँ पर अपना ग्रैंड सन जो था उसे काफ़ी अच्छे से छुपा कर रखा हुआ था लेकिन टेंशन मत लो मैंने उसे ढूंढ ही निकाला। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू गाओ पैंग के ऊपर आ जाता है जो कि हैरान होते हुए बोलता है कि क्या बात है स्टार भी, तुम्हारी ग्रोथ तो सच में काफ़ी ज़्यादा आई है। ज़रा देखो तो हम जैसे ही हम लोग यहाँ से गए तुमने केवल लेवल अप ही नहीं किया बल्कि तुम्हारे शरीर का साइज भी पहले के मुकाबले 2 गुना बढ़ चुका है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम स्टार पी को देखते हैं जिसके कि शरीर के ऊपर का जो खोल होते हैं वो वहाँ पर टूटे हुए पड़े होते हैं। और गाँव पैंग इस चीज़ को देखकर अपने मन में सोचता है कि ऐसा लगता है कि हमारे यहाँ से जाने के बाद में बस ये खाने के ऊपर ही ध्यान दे रही थी। और इतना बोलकर वो स्टार पी के शरीर के टूटे हुए हिस्से जो होते हैं उन्हें उठाकर देखते हुए बोलता है कि ये तो इतनी आसानी से टूट गए, मुझे तो लगा था कि जो डिफेंस टाइप मॉन्स्टर होते हैं उनके ऊपर की जो शील्ड होती होगी उसमें नोवल की तरह कोई मैजिकल इफेक्ट होता होगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी से बोलता है कि तुम्हें देखो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना तुम्हें खाना है तुम आराम से खा सकती हो। जो सुनकर वो भी खुश होते हुए बोलती है कि ठीक है ठीक है। जो सुनते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो एक ही विल से स्माइल देते हुए बोलता है कि वैसे भी जैसे ही तुम खाकर थोड़ी मोटी हो जाओगी तो मोटी स्पाइडर को खाने में काफ़ी मज़ा आएगा। जो सुनते के साथ ही तो अब जो स्टेरपी होती है उसके भी पसीने छूटने लगते हैं जिसके बाद में वो बहुत ही मासूम सा फेस बनाते हुए पीछे हट जाती है। जो देखकर गाँव पैंग उससे बोलता है कि देखो मैं ये तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ क्योंकि देखो अगर तुम ज़्यादा खाओगी तो तुम्हारे शरीर का साइज़ काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा और उसके बाद में तुम मोटी होकर बस एक ही जगह पर रुकी रहोगी और मेरे साथ में भी घूमने नहीं जा पाओगी। और इतना बोलकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि चलो वो जो वुड हार्ट स्पेस था वो तो मैंने कलेक्ट कर लिया और बाकी के जो आइटम थे वो भी मेरे पास में आ चुके हैं, तो सिली के एवोल्यूशन को भी स्टार्ट करते हैं। लेकिन यार इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर सिली के एवोल्यूशन को ऐसे ही किया गया तो सिली की हालत काफ़ी कमज़ोर है, तो इससे इसे प्रॉब्लम हो सकती है, तो मुझे कुछ स्पेशल प्रिपरेशन जो है वो करना पड़ेगा। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपने स्टोर के अंदर आ जाता है और वहाँ पर आकर बोलता है कि ओ ऐसा लगता है कि क्या आज थोड़ा जल्दी चली गई, लेकिन चलो ये काफ़ी अच्छी बात है, कम से कम अब यहाँ पर कोई आकर मुझे डिस्टर्ब तो नहीं करेगा। तो चलो अब टाइम को बर्बाद ना करते हुए पोस्चन को बनाना शुरू करते हैं क्योंकि वैसे भी इस बार का जो पोस्चन है उसे बनाने के लिए काफ़ी अलग तरीके की रिक्वायरमेंट होने वाली है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो पोस्चन को बनाना शुरू कर देता है जहाँ पर कि कुछ ही देर में वो पोस्चन को बनाकर तैयार कर लेता है। जिसके बाद में वो शिली से बोलता है कि शिली एक बार इसे देखो तो इसके अंदर से कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, यकीनन ये तुम्हें काफ़ी पसंद आएगा। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग उस पोस्चन को एक टब के अंदर डाल देता है। जिसके बाद में गाँव पैंग जो होता है वो शिली से बोलता है कि ठीक है शिली अब तुम इसके अंदर चली जाओ। जो सुनते के साथ ही जो शिली होती है वो भी टाइम को बर्बाद ना करते हुए सीधे उस टैंक के अंदर चली जाती है। और हम देखते हैं कि शिली का जो कलर होता है वो भी चेंज होने लगता है और अब वो ग्रीन कलर में बदल जाती है, जो देखकर गाँव पैंग भी हैरान रह जाता है। और वो अपने मन में सोचता है कि अरे ये तो थोड़ी गड़बड़ लग रही है, आखिर इसका जो कलर था वो ग्रीन क्यों हो गया। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो थोड़ा सा घबराने लगता है और घबराते हुए मन में सोचता है कि अरे यार मैं तो भूल ही गया था, ये जो शिली है उसे मेरे सर के ऊपर बैठना काफ़ी पसंद है और चूंकि इसका कलर ग्रीन हो चुका है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सच में मेरा सबसे गलत डिसीजन था इसे वुड स्पिरिट जेलीफिश के अंदर इवॉल्व करने का। और गाइज मैं आपको बता दूं कि गाँव पैंग शिली के ग्रीन कलर से केवल इसीलिए घबरा रहा है क्योंकि जो शिली है वो उसके सर के ऊपर बैठती है जिसका वो एक ग्रीन टॉपी की तरह लगेगी। और चाइना के अंदर ये माना जाता है कि अगर कोई पर्सन जो है वो ग्रीन कलर की टोपी पहनता है तो उसकी वाइफ जो है उसे चीट कर रही होती है। और अब जो गाँव पैंग होता है वो शिली को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे दोबारा से जो शिली का एवोल्यूशन है उसे करना चाहिए, लेकिन इसे रेयर ग्रेड पर पहुंचाने के लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती मटेरियलों की ज़रूरत पड़ेगी।
लेकिन अब मैं ये रेयर मटेरियल जो है वो कहाँ से लेकर आऊँ? क्या इसका मतलब ये है कि मुझे अब इसे ऐसे ही लेकर घूमना पड़ेगा? और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें लिली के बारे में बताया जाता है, जो कि अब वुड स्पिरिट जेलीफिश बन चुकी होती है और उसका लेवल 6 हो चुका होता है और उसकी ग्रेड परफेक्ट होती है। और उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट की पावर आ चुकी होती है, जो कि होती है स्पेस, वुड और विंड। और इसकी जो कंडीशन होती है वो हेल्थी और हैप्पी होती है और वीकनेस इलेक्ट्रिक और आइस होती है। और हम देखते हैं कि गाँव पैंग की अब जो सोल पावर होती है वो भी बढ़ने लगती है, जो देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है, चलो एक फ़ायदा होता हुआ कि सिली के एवोल्यूशन के बाद में मेरी सोल पावर जो है वो इंक्रीज हो चुकी है और मुझे यकीन है कि इतनी सोल पावर के साथ में मैं डमी के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बना लूँगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही जो शिली होती है वो गाँव पैंग के सर के ऊपर बैठने के लिए आने लगती है, जो देखकर गाँव पैंग उसे खुद से दूर करते हुए बोलता है कि यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास में आने की कोशिश भी मत करना। लेकिन हम देखते हैं कि इन द एंड बेचारे गाँव पैंग को ही हार माननी पड़ती है और जो शिली होती है वो बहुत ही मज़े में जो गाँव पैंग होता है उसके सर के ऊपर बैठ जाती है। और गाँव पैंग को हम देखते हैं कि किसी की कॉल आने लगती है, जो देखकर गाँव पैंग बोलता है कि अरे ये तो उसी मैनेजर की कॉल है जिससे कि सिस्टर टैंग टैंग ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया था विले के अंदर काम करने के लिए। लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा रात हो चुकी है, तो आखिर ये इस टाइम मुझे कॉल क्यों कर रहा है? और अब इतना सो बोल कर गाँव पैंग उस कॉल को उठा लेता है और जो वो मैनेजर होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि मिस्टर गाँव पैंग, क्या आप फ्री हो? अगर आप फ्री हो तो प्लीज़ क्या आप यहाँ पर आ सकते हो, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो चुकी है जिसके लिए आपको यहाँ पर आना पड़ेगा। जो सुनकर गाँव पैंगू से बोलता है कि क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों को किस प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है, जो कि आप मुझे वहाँ पर पर्सनली बुला रहे हो? जो सुनकर जो वो मैनेजर होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि देखिए, आपके विला के अंदर कुछ अजीब से तरह प्रकार के पेड़ है, अगर हमने इन्हें नहीं हटाया तो आपका जो विला है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन अगर हमें इन्हें हटाना है तो यहाँ से कुछ विले का पार्ट जो है वो भी हटाना पड़ेगा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप एक बार पर्सनली यहाँ पर आ जाए ताकि बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जो सुनकर गाँव पैंग बोलता है कि ठीक है, तो चलो मैं आ जाता हूँ। जो सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि शुक्रिया मिस्टर गाँव पैंग, लेकिन प्लीज़ थोड़ा जल्दी आना क्योंकि सभी वर्कर जो है वो यहाँ पर आपका इंतज़ार कर रहे हैं, काम जो है वो रुक चुका है। जो सुनकर गाँव पैंग उसे बोलता है कि मैनेजर ली, आपने कहा कि आपके जो वर्कर है वो वहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं, क्या इसका मतलब ये है कि आप इतनी रात को काफ़ी सारे वर्करों को लेकर आए हो काम कराने के लिए? मैं आपको पहले ही बता दूं कि मैं एक्स्ट्रा पे जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। जो सुनकर वो मैनेजर बोलता है कि अरे मिस्टर गाँव, आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सभी के सभी हमारी ऑर्गेनाइजेशन के ही बंदे हैं, बस आप यहाँ पर आ जाइए। और उसके इतना बोलते ही हमें पता लगता है कि उसे काफ़ी सारे बंदों ने वहाँ पर पकड़ा होता है। और जो गाँव पैंग होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है, तो मैं थोड़ी देर में वहाँ पर पहुँचता हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वो बंदा भी कॉल को काट देता है। और कॉल को काटने के बाद में अब वो बंदा जो होता है वो उस मैनेजर को मारते हुए उसे बोलता है कि मैनेजर ली, तुमने काफ़ी अच्छा काम किया, लेकिन अब इस दुनिया से जाने का तुम्हारा टाइम हो गया। और उसके इतना बोलते ही हमारा व्यू गाँव पैंग के ऊपर आ जाता है और वो बोलता है कि मैनेजर ली ने जिस तरह से बात की उसकी बात जो थी वो थोड़ी सी अजीब लग रही थी, लेकिन चूंकि सिस्टर टैंग टैंग ने मुझे उसे इंट्रोड्यूस कराया था तो मुझे नहीं लगता कि शायद वहाँ पर कोई प्रॉब्लम होगी। लेकिन फिर भी ऐसे जाना मुझे नहीं लगता कि बिल्कुल भी ठीक रहेगा, तो चलो अपने साथ में जो डाजी और डमी है उन दोनों को लेकर चले जाते हैं। और इतना बोलकर गाँव पैंग वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद में हमारा व्यू जो होता है वो दोबारा से मैनेजर ली के ऊपर ही आ जाता है, जिसे कि अभी भी बांध कर बैठाया गया होता है। और तभी एक बंदा जो होता है वो उस डॉक्टर के पास में आते हुए बोलता है कि डॉक्टर, अभी तक भी वो बच्चा क्यों नहीं आया? कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे गड़बड़ महसूस हो गई? जो सुनकर वो डॉक्टर उसे बोलता है कि अरे तुम्हें थोड़ा सब्र करना चाहिए, जरा देखो तो कितनी रात हो चुकी है, ऐसे में मुझे नहीं लगता कि उस बच्चे को कोई भी गाड़ी मिली होगी, तो हो सकता है कि शायद वो पैदल आ रहा हो। और वैसे भी मैं किसी भी प्रकार का जो वायलेंस है उसे नहीं करना चाहता। अगर तुम्हें सच बताओ तो ये बच्चा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा कीमती है, क्योंकि पूरे ग्रुप के अंदर कोई नहीं जानता कि जो जी हनवो है उसका एक जिंदा ग्रैंडसन मौजूद है। बहुत ही ज़्यादा सीक्रेट सूत्रों से मुझे इस बच्चे के बारे में पता लगा, तुम ऐसा कह सकते हो कि हमारे सिवा कोई भी इसके बारे में नहीं जानता। जो सुनकर वो दूसरा बंदा उस डॉक्टर से हंसते हुए बोलता है कि मैं सोच रहा हूँ कि अगर ये न्यूज़ जो है वो चारों तरफ फैल गई तो बहुत सारे बंदे जो है यहाँ पर उसके ग्रैंडसन को मारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कोई भी इस प्रकार के खतरे को पालना नहीं चाहेगा। जो सुनकर जो वो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि तुमने सही कहा जी, वो जो है वो अब ओल्ड हो चुका है, ज़्यादा से ज़्यादा वो कुछ टाइम तक ही जिंदा रहेगा, लेकिन उसका ग्रैंडसन जो है वो अभी बहुत ज़्यादा यंग है। और अगर इस ओल्ड मैन को कुछ भी होता है तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो इसके ग्रैंडसन की हो जाएगी। लेकिन अगर जो ग्रुप के अंदर पावरफुल लोग हैं उन्हें इसके ग्रैंडसन के बारे में पता चल गया तो वे इसे ख़त्म करने की कोशिश करेंगे ताकि वे ग्रुप के ऊपर कंट्रोल कर सके। जो सुनकर उस डॉक्टर का जो बंदा होता है वो उसे बोलता है कि डॉक्टर, मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, अगर आप सच में गाँव पैंग को मारना ही चाहते हो तो आप इस तरह की प्लानिंग क्यों कर रहे हो? आप तो उसे डायरेक्टली भी ख़त्म करा सकते थे।
जो सुनकर वो डॉक्टर बोलता है कि क्या तुम्हें लगता है कि जी हाँ वो कोई बेवकूफ़ है, उसने अपने ग्रैंडसन को सभी लोगों से छुपा कर रखा, तो क्या तुम्हें लगता है कि उसने उसकी सेफ्टी का इंतजाम नहीं किया होगा। अगर हम लोग कोई भी एक गलत कदम उठाते हैं तो इससे हो सकता है कि जो जी हान वो है उसे इस चीज़ के बारे में पता चल जाए। और किसने कहा कि मैं उसके ग्रैंडसन को यहाँ पर मारने वाला हूँ, मैं तो उसके जो ग्रैंडसन है उसका किडनैप करने वाला हूँ, ताकि उसकी मदद से मैं जो जी हान वो है उसे कुछ काम जो है वो करा सकूँ। अगर जी हान वो का ग्रैंडसन मेरे हाथों में आ जाता है तो उसकी मदद से मैं जो सावधान स्काई ग्रुप है उसके ऊपर आसानी से कंट्रोल जो है वो कर सकता हूँ। लेकिन वहीं अगर मैं इसके ग्रैंडसन को मार देता हूँ तो इस चीज़ से हो सकता है कि जो जी हान वो है हमें उसका सामना भी करना पड़े, या अगर ऐसा भी ना हो तो हो सकता है कि जो जी हान वो है वो अपने किसी दूसरे पर्सन को जो है वो सारी की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर दे। क्योंकि तुम्हें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि जो सावधान स्काई ग्रुप है वो कितना ज़्यादा बड़ा है, और अगर सावधान स्काई ग्रुप के अंदर बात की जाए तो कम से कम 30 लोग ऐसे हैं जो कि सेम मेरे ही लेवल पर है। और इतना बोलकर वो अपने साथी से बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम इस मैनेजर के ऊपर अपनी आंखें बनाए रखना। जो सुनते के साथ ही वो मैनेजर भी घबराने लगता है और बोलता है कि तुमने कहा था कि तुम मुझे नहीं मारोगे। जो सुनते के साथ ही जो डॉक्टर होता है वो अपने पास से अपने मोस्टर को निकाल लेता है और मोस्टर को निकालते हुए बोलता है कि अरे मैं तुम्हें नहीं मारने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें सारी चीज़ें जो है वो याद रखने नहीं दे सकता, बस तुम ऐसा सोचना कि तुमने बस एक सपना देखा था। और अब इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसका मोस्टर जो होता है वो वहाँ पर एक पाउडर सा भी खेलने लगता है, जो कि सीधे जाकर उस मैनेजर के मुंह के ऊपर गिरता है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मैनेजर जो होता है वो वहीं पर ही बेहोश होकर गिर जाता है। और उसे बेहोश करने के बाद में वो डॉक्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि ठीक है अब तुम आराम से पढ़कर आराम करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि यहाँ पर बेफालतू के लोग जो है वो इस चीज़ के विटनेस बने। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि कोई बहुत ही स्पीड में वहाँ पर आने लगता है, जिसे देखकर एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि डॉक्टर एक बार जरा उस तरफ देखो। जो सुनकर डॉक्टर भी घबरा जाता है और बोलता है कि अरे नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हमें पता लगता है कि उनकी तरफ आने वाला एक बहुत बड़ा ड्रैगन होता है, जिसे देखकर वे हैरान होते हुए बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि कोई पर्सन हमारी तरफ आ रहा है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो चैंगलान मिलिट्री बेस जो होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम एक टावर को देखते हैं और हमें पता लगता है कि जो वो टावर होता है उसके ऊपर एक मोस्टर बीस्ट बैठा हुआ होता है। और अचानक से ही वो मोस्टर बीस्ट जो होता है वो उठ जाता है और उठकर अपनी ओरा को रिलीज करते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और उसे ऐसे चिल्लाता हुआ देखकर वहाँ पर खड़े हुए आर्मी के बंदे जो होते हैं उनमें से एक बोलता है कि क्या हो गया, आखिर ये दोबारा से इस तरह से क्यों चिल्ला रहा है। जॉस का दूसरा बंदा बोलता है कि ऐसा लगता है कि गोल्डन गॉड ने पक्का कोई ना कोई चीज़ डिस्कवर की है, तो इसीलिए हमें जल्दी से इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। और उनके इतना बोलते के साथ ही जो आर्मी चीफ होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि इन्वेस्टिगेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्सन जो है वो सावधान स्काई ग्रुप से यहाँ पर आया है। जो सुनकर वे दोनों जो होते हैं वो भी ओके बोल देते हैं। तभी जो वो चीफ होता है वो एक लंबी सांस लेते हुए बोलता है कि वो ऐसा लगता है कि हमारी चैंगलान सिटी के अंदर अब एक बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो ड्रैगन के ऊपर आ जाता है और हमें पता लगता है कि ड्रैगन के ऊपर आने वाला पर्सन कोई और नहीं बल्कि गाओ पैंग का ग्रैंडफादर होता है। और अब गांव पैंग के ग्रैंडफादर को देखते के साथ ही जो वो डॉक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा घबराने लगता है और घबराते हुए बोलता है कि चेयरमैन मुझे कुछ भी मत करना, मैं बता दूं कि गांव पैंग मेरे पास में है। जो सुनकर गांव पैंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो गुस्से में उसे बोलता है कि मेरे हिसाब से तुम्हारे लिए सही यही रहेगा कि कुछ भी बोलने से पहले अच्छे से सोच लेना। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके सभी साथी जो होते हैं वो वहाँ पर मर चुके होते हैं, जो देखकर वो डॉक्टर घबराते हुए बोलता है कि मास्टर चेयरमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ प्लीज़ मुझे यहाँ पर एक बार खुद के यहाँ पर जो बात है उसे रखने का मौका दीजिए। लेकिन हम देखते हैं कि गाओ पैंग का जो ग्रैंड फादर होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होता है और वो उससे बोलता है कि मैं देखो तुम्हारी बकवास सुनने के लिए बिल्कुल भी नहीं आया, मुझे ये बताओ कि तुम्हें गाओ पैंग के बारे में इन्फॉर्मेशन किसने दी थी। जो सुनते के साथ ही जो वो डॉक्टर होता है वो गांव पैंग के ग्रैंडफादर से बोलता है कि चेयरमैन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं गांव पैंग के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने जो एक प्रोग्राम है उसे सेट कर रखा है, जिसके ऊपर की एक टाइम लिमिट जो है वो लगी हुई है, और अगर मैंने इस प्रोग्राम को उस टाइम लिमिट के अंदर डिकोड जो है वो नहीं किया तो ये प्रोग्राम जो है वो सभी लोगों के मोबाइल पर पहुंच जाएगा, जितने भी साउथर्न स्काई ग्रुप के एम्प्लॉई है, और उन्हें सभी को गाओ पैंग की आइडेंटिटी के बारे में पता चल जाएगा। जो सुनकर गाओ पैंग का ग्रैंडफादर गुस्से में उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि छोड़ो, हर किसी की खुद की मर्जी होती है, तो मैं तुम्हें इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करने वाला कि तुम मुझे यहाँ पर सच्चाई बताओ। और इतना बोलकर गाओ पैंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है, जो देखकर वो डॉक्टर जो होता है वो घबराते हुए बोलता है कि प्लीज़ चेयरमैन यहाँ से मत जाइए, मैं आपको सब कुछ सच सच बताने के लिए तैयार हूँ।
जो सिक्योरिटी वो है उसने मुझे इस बारे में बताया था, लेकिन चेयरमैन मैं कसम खाता हूँ कि मैं गाँव पैंग को बिल्कुल भी चोट जो है वो नहीं पहुँचाना चाहता था। बस मैं चाहता था कि मैं गाँव पैंग को अपनी साइड जो है वो लेकर आ जाऊँ, ताकि मैं गाँव पैंग की मदद से थोड़ा सा बेनिफिट जो है वो कमा सकूँ, इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। जो सुनकर गांव पैंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है और वहाँ से जाते हुए बोलता है कि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि तुमने साउथर्न स्काई ग्रुप के लिए काफ़ी अच्छे काम किए हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें इस बार जिंदा छोड़कर जाने देता हूँ, मुझे अगली बार नजर मत आना। जो सुनकर वो डॉक्टर जो होता है वो गांव पैंग के ग्रैंडफादर से माफ़ी मांगने लगता है और बोलता है कि चेयरमैन प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग का ग्रैंडफादर होता है वो उसे वहीं पर ही मार देता है और उसे मारने के बाद में बोलता है कि बेवकूफ़ कहीं कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगा था कि तुम मेरे ग्रैंडसन के खिलाफ इस तरह का प्लान करोगे और मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। और इतना बोलकर अब जो गाओ पैंग का ग्रैंडफादर होता है वो किसी को कॉल लगाने लगता है और उसे कॉल लगाकर उसे बोलता है कि जो डॉक्टर जियांग था उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, उसने कोई प्रोग्राम है उसे सेटअप किया है, उस प्रोग्राम को ढूंढो और जल्दी से डिस्ट्रॉय कर दो। अगर तुम उस प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हो तो मुझे बताओ, मैं खुद इस चीज़ को कर लूँगा। गाओ पैंग जो है वो हमारे साउथर्न स्काई ग्रुप का न्यू हेयर है, तो याद रखना उसके लिए कोई भी प्रॉब्लम जो है वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद भी अगर ये प्रोग्राम जो है वो सभी के सामने आ जाता है तो उसके बाद में अनाउंसमेंट को तैयार रखना, क्योंकि मैं गाओ पैंग को सभी लोगों के सामने लाकर अनाउंसमेंट कर दूंगा। जो सुनकर अब वो दूसरा बंदा जो होता है वो गाओ पैंग के ग्रैंडफादर को ओके बोल देता है। तभी हम देखते हैं कि जो टैंग टैंग होती है वो भी वहाँ पर आ जाती है और टैंग टैंग को वहाँ पर देखकर गाओ पैंग का ग्रैंडफादर उसका शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि टैंग टैंग तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया इतने लंबे टाइम तक हार्ड वर्क करने के लिए। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो भी मुस्कुराने लगती है। तभी गाओ पैंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो बोलता है कि जिस टाइम पर मैं वापस लौटा तो जो साउथर्न स्काई ग्रुप था उसकी जो स्टेट थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। उस टाइम पर मैं किसी के भी ऊपर यकीन जो है वो नहीं कर सकता था, लेकिन तभी गाओ पैंग के जो पेरेंट्स थे उनकी भी डेथ हो गई और मैंने इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अपने लोगों को भेजा ताकि मैं कोई क्लू जो है वो प्राप्त कर सकूँ। लेकिन उसके बाद भी मुझे उनकी डेथ के बारे में कोई भी क्लू जो है वो नहीं मिल पाया, और चूंकि अब ग्रुप के अंदर भी इस जो कंडीशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबलाइज जो है वो हो चुकी है, तो मुझे नहीं लगता कि अब गाओ पैंग को इस तरह से सभी से छुपा कर रखने की कोई भी ज़रूरत है। बस अभी के लिए जो गाओ पैंग है उसे मैं खुद से दूर इसीलिए रख रहा हूँ क्योंकि मैं गाओ पैंग की जो विल पावर है उसे मजबूत करना चाहता हूँ, ताकि वो जो दुनिया है उसे अच्छे से समझ सके। और जो गाओ पैंग है उसने इस चीज़ को कर कर भी दिखाया है, जितना मैंने सोचा था उसने उससे भी बेहतर किया है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और टैंग टैंग से बोलता है कि ठीक है, मुझे कुछ काम जो है वो निपटाने के लिए जाना है, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो तुम ख़त्म कर देना। जो सुनते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग के ग्रैंडफादर को रोकते हुए उससे बोलती है कि टीचर, क्या आप जो गाओ पैंग है उससे मिलने के लिए नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही गाओ पैंग का ग्रैंडफादर बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि उससे मिलने का भी सही टाइम आया है, मैं एक अच्छी अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार करूंगा, और वैसे भी जो गाओ पैंग है वो अभी काफ़ी मजबूत है, तो इसीलिए मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर वो अपने दम पर कितना पावरफुल बन सकता है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि गाओ पैंग जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आकर इधर उधर देखते हुए बोलता है, मैनेजर ली ने तो मुझे यहीं से ही कॉल किया था और उसने मुझे बोला था कि वो मेरा यहाँ पर इंतज़ार कर रहा है, लेकिन ना तो यहाँ पर मैनेजर ली है और ना ही उसके वर्कर, तो क्या इसका मतलब ये है कि उसने मुझसे झूठ बोला था या फिर मेरे आने से पहले ही यहाँ पर कुछ हो गया। और इतना बोलकर जो गाओ पैंग होता है वो ज़मीन की तरफ देखने लगता है और ज़मीन की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि इस निशान को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि ये कोई क्लो मार्क हो। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही टैंग टैंग वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मैंने यहाँ पर कितनी अच्छे से चीज़ों को मिटाने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद भी मैं नहीं मिटा पाई, इसका मतलब लगता है कि मैंने तुम्हारी ग्रोथ जो थी उसे अंडर एस्टिमेट कर दिया। और अब टैंग टैंग को वहाँ पर देखने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो फनी सा रिएक्शन देते हुए बोलता है कि अच्छा तो सिस्टर टैंग टैंग ये आप थी, अब समझ में आया कि जो सिली है उसने मुझे यहाँ पर कोई भी अलर्ट जो है वो क्यों नहीं दिया। जो सुनते के साथ ही जो टैंग टैंग होती है वो भी अजीब सा फेस बनाकर गाँव पैंग से बोलती है कि आखिर ये तुम किस प्रकार का रिएक्शन दे रहे हो, क्या मुझे एकदम से यहाँ पर ऐसे देखकर तुम्हें थोड़ा घबराना नहीं चाहिए था या फिर तुम्हें फाइटिंग पोज नहीं लेना चाहिए था। और इतना बोलकर टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग को समझाने लगती है और उससे बोलती है कि गाओ पैंग देखो, सिचुएशन कैसी भी क्यों ना हो लेकिन तुम्हें अपना जो गार्ड है वो डाउन नहीं करना चाहिए। आखिर तुम इस चीज़ को कैसे कंफर्म कर सकते हो कि मैं तुम्हारी दुश्मन हूँ या फिर नहीं। जो सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग आप ये कैसी बातें कर रही हो।
क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि मैं आपके ऊपर शक करूंगा? जब से मैं अनाथ हुआ हूँ इस वर्ल्ड के अंदर आप इकलौती ऐसी पर्सन हो जिसके ऊपर कि मैं यकीन कर सकता हूँ। जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो थोड़ी सीरियस हो जाती है और गाओ पैंग से बोलती है कि गाओ पैंग, अगर मैं तुम्हें सच बताऊँ तो तुम गलत हो। असल में जो तुम्हारे ग्रैंडफादर है वो अभी भी जिंदा है, जिसका मतलब कि तुम अनाथ नहीं हो। और अब टैंग टैंग की इस बात को सुनकर गाओ पैंग भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए टैंग टैंग से बोलता है कि क्या मेरे ग्रैंडफादर अभी भी जिंदा है? जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग को बताती है कि हाँ, जिस टाइम पर इस वर्ल्ड के अंदर चेंज आया था तो उस टाइम पर तुम्हारे ग्रैंडफादर जो थे वो एक फॉर्च्यून आइसलैंड के ऊपर फंस गए थे। लेकिन उस आइसलैंड पर फंसे हुए लोगों की जो ज़िंदगी थी वो बद से भी ज़्यादा बदतर थी, क्योंकि उस आइसलैंड के चारों तरफ पानी ही पानी था। वहाँ का इन्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा बुरा था और ज़िंदा रहने के लिए वहाँ पर बहुत ही कम साधन मौजूद थे। लेकिन इतनी मुसीबतों के बाद भी जो हेवन था उसने तुम्हारे ग्रैंडफादर का साथ जो है वो नहीं छोड़ा और फाइनली तुम्हारे ग्रैंडफादर को वहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी मिल गई जिसका कि उन्हें इंतज़ार था। और उन्होंने वहाँ पर खुद की अमेजिंग विल के कारण केवल सर्वाइव ही नहीं किया, बल्कि उन्होंने वहाँ पर जो मॉन्स्टर था उसके साथ में भी कनेक्शन बनाकर उसके साथ में ट्रेनिंग करना शुरू किया। और अब अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुनकर गाओ पैंग जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। हैरान होते हुए मन में सोचता है कि सच में ग्रैंडफादर तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। और गाओ पैंग के इतना सोचते के साथ ही टैंग टैंग जो होती है वो गाओ पैंग से बोलती है कि तुम्हारे ग्रैंडफादर जो है वो तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा चिंता करते हैं, इसीलिए उन्होंने मुझे तुम्हारे पास में भेजा था ताकि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूँ। और तुम्हारे जो ग्रैंडफादर है वो अभी तक तुमसे केवल इसीलिए मिलने के लिए नहीं आए क्योंकि उनके खुद के कुछ रीज़न है। जो सुनकर गाँव पैंग जो होता है वो टैंग टैंग से बोलता है कि सिस्टर टैंग टैंग, मैं जानता हूँ अगर हमारे पास में ग्रेट पावर होती है तो हमें ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है उन्हें भी उठाना पड़ता है। और मैं अपने ग्रैंडफादर की जो पर्सनैलिटी है उसे काफ़ी अच्छे से जानता हूँ। मेरे ग्रैंडफादर जो थे वो मुझे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने मुझे सभी लोगों से छुपा कर रखा। और अगर मैं सही हूँ तो मेरे ग्रैंडफादर जो है वो इस चीज़ को चाहते होंगे कि मैं जल्दी से जल्दी ग्रो कर कर पावरफुल जो है वो बन जाऊँ ताकि मैं अपने ग्रैंडफादर का साथ दे सकूँ। तो सिस्टर टैंग टैंग, मैं आपको बता दूं कि मुझे यहाँ पर अपने ग्रैंडफादर से किसी भी प्रकार की कोई भी शिकायत नहीं है, तो इसीलिए उन्हें बोल देना कि उन्हें किसी भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग रखने की कोई ज़रूरत नहीं है कि मैं उनसे नाराज़ होऊंगा कि वे मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाकर टैंग टैंग से बोलता है कि अच्छा, मुझे जो ग्रैंडफादर के मॉन्स्टर है उनके बारे में तो बताओ, क्या वे बहुत ज़्यादा पावरफुल है और उनका ग्रेड क्या है? जो सुनकर टैंग टैंग जो होती है वह हंसते हुए उसे बोलती है कि तुम्हें फ्यूचर में खुद ही इस बारे में पता चल जाएगा। जो सुनते के साथ ही तो बेचारे गाओ पैंग की सारी खुशी ख़त्म हो जाती है। और अब हम देखते हैं कि गाओ पैंग का ग्रैंडफादर जो होता है वो ऊपर से खड़े होकर ये सारी बातें सुन रहा होता है और सारी बातें सुनकर मुस्कुराते हुए बोलता है, गाओ पैंग, जैसा कि मैं तुमसे उम्मीद कर सकता था, सच में तुम मुझे काफ़ी अच्छे से समझते हो। बस अब तुम कुछ दिनों तक और इंतज़ार करो, जो ग्रैंडपा है वो जल्दी ही तुमसे मिलने के लिए आएंगे। और अब गाँव बैंक के ग्रैंडफादर के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो अगले दिन पर आ जाता है, जहाँ पर ये हम देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए होते हैं, जिन्हें देखने के बाद में गाँव बैंक बोलता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो उस भीड़ के पास में आ जाता है जहाँ पर कि एक लड़का इंजर्ड होता है, जिसे देखकर गाँव पैंग जो होता है वो बोलता है, क्या हुआ इतनी सुबह सुबह यहाँ पर इतने सारे बंदे जो है वो इकट्ठा हो चुके हैं और क्या है, इस बंदे का यहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है जो कि इसे इतनी ज़्यादा चोट लगी है। जो सुनकर उसके पास में खड़ी हुई लड़की उसे बोलती है कि गाँव पैंग, इसका कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि दूसरे मास्टर ट्रेनर ने इसकी पिटाई की है। मुझे पता लगा है कि यहाँ पर दो स्टूडेंटों के बीच में काफ़ी लंबे टाइम से प्रॉब्लम चल रही थी और उनमें से एक स्टूडेंट जो था वो मास्टर ट्रेनर का जो ग्रुप है उसका मेंबर था। और सुबह सुबह ये दोनों यहाँ पर किसी बात के ऊपर भिड़ गए, जिसमें से जो मास्टर ट्रेनर था उसने अपने मास्टर की मदद से दूसरे स्टूडेंट को काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर दिया, जहाँ पर कि वो बिल्कुल ऑलमोस्ट मरने वाला था। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी आपस में बातें करने लगते हैं और एक बंदा बोलता है कि जरा देखो तो मास्टर ट्रेनर बनते के साथ ही इस बंदे के अंदर कितनी घमंड आ गया, इसने यहाँ पर एक ऑलमोस्ट दूसरे स्टूडेंट को मार ही दिया था। जो सुनकर एक और लड़की बोलती है कि नहीं, ऐसा नहीं है, जो वो मास्टर ट्रेनर था वो पहले काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हुआ करता था, उसे यहाँ पर सभी लोग बहुत ही ज़्यादा बुली किया करते थे और जिस स्टूडेंट की यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पिटाई हुई है वो भी ज़्यादातर इसे बुली किया करता था और इसे बहुत ही ज़्यादा पीटा करता था। जो सुनकर अब कुछ और स्टूडेंट भी यहाँ पर बातें करने लगते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तो बिल्कुल सही है, ये पर्सन यहाँ पर जब इसके पास में पावर थी तो ये दूसरों को बुली किया करता था, लेकिन अब जो कमज़ोर है वो भी पावरफुल बन चुके हैं तो क्यों वे अपनी बुली का बदला ना ले।
जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम कहना चाहते हो कि यहाँ पर चारों तरफ इस तरह से वायलेंस होना चाहिए, क्या तुम इस वायलेंस को बढ़ावा देना चाहते हो? जो सुनकर एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर तुम वायलेंस किस चीज़ को बता रहे हो? क्या तुम भूल चुके हो कि आजकल हम किस प्रकार की दुनिया के अंदर जी रहे हैं? यहाँ पर वायलेंस ही सब कुछ है। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता कि सिटी के बाहर कितने खतरनाक मॉन्स्टर घूम रहे हैं? और उन लोगों के इतना बोलते ही जो गाँव बैंग होता है वो भी वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए अपने मन में सोचता है कि पता नहीं जो मिलिट्री और स्कूल है वो इस चीज़ के ऊपर क्या करेगी, कहीं ऐसा ना हो कि वो यहाँ से जो ट्रेनिंग ग्राउंड है उसे ही हटा दे। और अब गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू प्रिंसिपल के ऑफिस के अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि प्रिंसिपल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि क्या तुम देख भी रहे हो कि स्कूल के अंदर क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कि जैसे कि स्कूल के अंदर आने वाले स्टूडेंटों को हमने हथियार दे दिए, क्योंकि उनके मास्टर किसी हथियार से कम नहीं है। वे यहाँ पर इस तरह की तबाही मचा रही है, तो क्या ये उन स्टूडेंटों के लिए पूरी तरह से अनफेयर नहीं है जिनके पास में मास्टर नहीं है? जो सुनकर कैप्टन प्रिंसिपल को शांत करते हुए बोलता है कि ठीक है प्रिंसिपल, पहले शांत हो जाइए। सच बताओ तो हम लोग भी ऐसा नहीं चाहते थे कि स्कूल के अंदर कोई इस तरह की सिचुएशन आए। जो सुनकर अब जो प्रिंसिपल होता है वो भी शांत हो जाता है और कैप्टन से बोलता है कि हाँ, मैं जानता हूँ कि इस चीज़ के अंदर आप लोगों की भी कोई गलती नहीं है। असल में यहाँ पर जो स्टूडेंट है, मैं उनकी सेफ्टी को लेकर बस थोड़ा सा परेशान था। जो सुनते के साथ ही कैप्टन उससे बोलता है कि हाँ, मैं भी आपकी जो सिचुएशन है उसे समझ सकता हूँ और आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं अपने जो सीनियर है उन लोगों से इस मैटर के बारे में बात करूँगा, लेकिन उसके बाद भी मैं इस चीज़ की गारंटी तो नहीं दे सकता हूँ कि कोई रिजल्ट निकलेगा या फिर नहीं। और इतना बोलकर अब कैप्टन जो होता है वो वहाँ से जाने ही लगता है। वहाँ से जाते हुए बोलता है कि क्योंकि इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोग जो है वो सभी को सेफ नहीं रख सकते, क्योंकि आप भी जानते हो कि हम किस तरह की जो दुनिया है उसके अंदर जी रहे हैं। हमें सभी को पावरफुल जो है वो बनाना पड़ेगा और इस वर्ल्ड के अंदर केवल वही सरवाइव कर पाएगा जो पावरफुल होगा। जो सुनकर प्रिंसिपल भी थोड़ा सा परेशान होने लगता है और परेशान होते हुए बोलता है कि हाँ, मैं भी इस चीज़ को जानता हूँ। और अब उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि जो कैप्टन होता है वो चीफ के पास में आ जाता है और चीफ से बोलता है कि चीफ, सारी सिचुएशन इस प्रकार थी। जो सुनकर जो चीफ होता है वो बोलता है कि हाँ, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, क्योंकि जो स्कूल होता है वो केवल पीसफुली स्टडी करने के लिए होता है, लेकिन हम लोग जो सामने की सिचुएशन है उसे भी नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। अगर मैं तुम्हें रिकॉर्ड बताऊँ तो बीते पिछले महीने में 300 लोग जो है वो यहाँ पर मॉन्स्टरों के कारण इंजर्ड हुए हैं, जबकि उन लोगों के पास में अपने खुद के मॉन्स्टर मौजूद थे, लेकिन उसके बाद भी वे दूसरे मॉन्स्टरों का सामना नहीं कर पाए, क्योंकि उन लोगों को फाइटिंग का एक्सपीरियंस ही नहीं था। तो इसीलिए हमें केवल सिटी के अंदर ऐसे छोटे मोटे होने वाले जो इंसिडेंट है उनके ऊपर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि हमें जो बड़े इंसिडेंट है उनके ऊपर ध्यान देना चाहिए। हम लोग सामने की सिचुएशन को नज़रअंदाज जो है वो नहीं कर सकते। जैसा कि तुम जानते हो कि पहले पुलिस का काम हुआ करता था सिटी के अंदर शांति बनाए रखना, लेकिन चूंकि अब जो सिटी है उसके अंदर केवल पुलिस सारी जिम्मेदारी नहीं ले सकती, तो लोगों को खुद को पावरफुल बनाना पड़ेगा। जो सुनकर कैप्टन जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, मैं आपकी बात को समझ गया। जो सुनकर चीफ भी बोलता है कि चलो, ये काफ़ी अच्छी बात है कि तुम समझ गए। मैं जानता हूँ कि ये जिम्मेदारी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं इतना बड़ा टास्क तुम्हें अकेले को उठाने नहीं दूंगा। मैं जितना हो सके तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो इंस्ट्रक्टर के ऊपर आ जाता है, जो कि वहाँ पर खड़े हुए स्टूडेंटों से बोलता है कि क्या बात है, तुम सभी ने काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट किया है, क्योंकि अब तुम लोग जो है वो केवल मॉन्स्टरों को ही नहीं मार रहे, बल्कि तुम तो जो दूसरे स्टूडेंट है उन्हें भी बुली कर रहे हो। इसीलिए कल से कोई भी पर्सन जो है वो अपने मॉन्स्टर को स्कूल के अंदर नहीं ले जा पाएगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमें यहाँ पर गेट के पास में ही एक बड़ा सा गेट बना देंगे, जहाँ पर कि आप अपने मॉन्स्टरों को रख पाओगे। जो सुनकर गाँव पैन जो होता है वो सिली को अपने सर से उतारने लगता है, लेकिन जो सिली होती है वो इस चीज़ के लिए एग्री नहीं करती। जो देख कर गाँव पैंग उससे बोलता है कि मैंने सुना है कि अगर हम जेली फिश का सूप बनाते हैं तो वो सूप काफ़ी अच्छा लगता है। और गाँव बैंक की इस बात को सुनते के साथ ही जो सिली होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और घबराते हुए अपने पास से एक बोतल निकाल लेती है और उस जूस को गाँव बैंक को देते हुए उसे बोलती है कि तुम ये जूस जो है वो पी सकते हो, जेली फिश का सूप जो है वो मत पीना, वो बहुत गंदा होता है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो इंस्ट्रक्टर होता है वो सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है, सभी लोग मेरी बात के ऊपर ध्यान दे। जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है कॉलेज का वो 2 महीने के बाद होने वाला है, तो तुम लोगों के पास में केवल 2 महीने का टाइम है। इन 2 महीने में तुम लोग जो है वो अच्छे से अपनी ट्रेनिंग करो, क्योंकि जो तुम लोगों का फाइनल रिजल्ट होने वाला है उसके ऊपर ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा प्रभाव डालेगी। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम लोगों के पास में कितना अच्छा मॉन्स्टर है। जो गवर्नमेंट, बड़े ग्रुप और जो मिलिट्री है वो कभी भी आप लोगों को नीचे जो है वो फेंक सकती है, चाहे आपके पास में एक्सलेंट ग्रेड का मॉन्स्टर ही क्यों ना हो।
लेकिन आप लोगों की मेहनत ऐसी चीज़ है जिससे कि जो कि आपको सबसे आगे लेकर जो है वो जा सकती है, जो कि आपको नॉर्मल स्टूडेंटों से आगे निकाल सकती है। और इतना बोलकर वो एक स्क्रीन अपेयर करते हुए सभी लोगों से बोलता है कि ठीक है सभी लोग जो है वो यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर ध्यान दे। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम कॉलेज का जो होने वाला है उसके क्वेश्चन के बारे में बताया गया है। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर अलग अलग सिटी से जो है वो पर्सन तुम्हें देखने के लिए मिलेंगे। और अगर वहाँ पर बात की जाए तो जो एग्ज़ाम होने वाला है वो टोटल 3 राउंड के अंदर डिवाइड होगा, जिसमें कि पहले में तुम्हें जो मास्टर है उन्हें चैलेंज करना होगा। और मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ कि वहाँ पर केवल तुम मास्टर के टीयर या फिर ग्रेड के ऊपर ही ध्यान नहीं दोगे, बल्कि वहाँ पर तुम्हें जो मास्टर है उसकी बॉडी टाइप के ऊपर भी ध्यान देना होगा। तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि उसके एट्रीब्यूट क्या है और तुम बैटल के अंदर उसका किस प्रकार से एडवांटेज जो है वो उठा सकते हो। अगर तुम इन चीज़ों को समझते हुए बैटल के अंदर अच्छे से इस चीज़ का एडवांटेज जो है वो उठाते हो तो तुम्हें 10% बोनस पॉइंट जो है वो मिलेंगे। इससे अलग अगर तुम नॉर्मल टीयर का जो मास्टर है उसे हराते हो तो तुम्हें 10 पॉइंट मिलेंगे। अगर तुम इलाइट टीयर का जो मास्टर है उसे हराते हो तो तुम्हें 50 पॉइंट मिलेंगे। और अगर तुम कमांडर टीयर के मास्टर को हराते हो तो तुम्हें 500 पॉइंट मिलेंगे। लेकिन जो मास्टर है उसके ग्रेड को भी देखा जाएगा। अगर तुम जो एक्सेलेंट ग्रेड का मास्टर है उसे हराते हो तो तुम्हें यहाँ पर मिलने वाले जो बोनस पॉइंट है उसका 50% मिलेगा। लेकिन वहीं अगर उसका ग्रेड परफेक्ट है तो तुम्हें उसका 100% मिलेगा। और मैं तुम्हें बता दूं कि इस बैटल के दौरान तुम लोग जो है वो जितने चाहे उतने मोस्टरों का इस्तेमाल जो है वो नहीं कर सकते। तुम लोगों के पास में बस ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मोस्टर जो है वो हो सकते हैं और उन्हीं 3 मोस्टरों का तुम लोगों को इस्तेमाल जो है वो करना होगा और राउंड को क्लियर कर सेकेंड राउंड के अंदर जाना होगा। जिसके बाद में अगर बात की जाए सेकंड राउंड की तो जो तुम्हारा सेकंड राउंड होने वाला है वो रियल कॉम्बैट सर्वाइव मिशन का होने वाला है, जिसके अंदर तुम लोगों को सर्वाइव करना होगा और जो तुमका सर्वाइवल होगा वो लाइव ब्रॉडकास्ट जो है वो किया जाएगा। और अगर तुम जो सेकंड राउंड है उसे सर्वाइव कर लेते हो तो उसके बाद में तुम लोग जो है वो थर्ड राउंड के लिए चले जाओगे। लेकिन जो थर्ड राउंड होने वाला है उसके लिए तुम लोगों को कुछ टाइम के लिए इंतज़ार करना होगा, क्योंकि उसके बारे में अभी भी किसी को भी क्लियर नहीं है कि जो थर्ड राउंड है उसके अंदर क्या होने वाला है। तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम सभी लोग जो है वो यहाँ पर खुद को पावरफुल बनाने के ऊपर ध्यान दोगे। और मैं जानता हूँ कि तुम लोगों के पास में बहुत ही कम टाइम जो है वो रह गया है, तो इसीलिए जो इंस्ट्रक्टर है वो भी तुम लोगों को एक्स्ट्रा ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड कराने वाले हैं। जो सुनकर गाँव बैंक जो होता है वो बोलता है कि लगता नहीं कि जो मेरी स्किल है इसके साथ में मुझे कोई भी प्रॉब्लम जो है वो इस एंट्रेंस के अंदर होने वाली है। बस मुझे जो स्टेरपी है उसके यहाँ पर परफेक्ट ग्रेड पर पहुँचाना होगा जितना जल्दी हो सके। और गाँव बैंक के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो इंस्ट्रक्टर होता है वो वहाँ पर एक मोस्टर को लेकर आ जाता है और बोलता है कि ठीक है बातें बहुत हो गई, तो अब टाइम आ चुका है थोड़ी फाइट करने का। मैं तुम लोगों के लिए एक बहुत ही प्यारा मोस्टर लेकर आया हूँ, तो बताओ कौन पहले फाइट करना चाहेगा। और उसके इतना बोलते ही हमें मोस्टर के बारे में बताया जाता है कि इसका नाम डेडली फ्लोटस होता है, जिसका कि ग्रेड एक्सलेंट होता है और लेवल 10 होता है। और अब उस मोस्टर को देखकर गाँव बैंग अपने मन में सोचता है कि अगर यहाँ पर जो स्टार पी है उसकी बात की जाए तो उसका जो लेवल है वो 10 पहुँच चुका है और उसी के साथ में उसका ग्रेड भी अब ठीक ठाक है। और वहीं इसका कंपैरिजन जो है वो सामने वाले मोस्टर से किया जाए तो मुझे लगता है कि ये उसकी ट्रेनिंग के लिए बिल्कुल एक परफेक्ट मैच है। और इतना बोलकर गाँव पैंग जो होता है वो अपनी स्टैरपी की तरफ देखने लगता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा डरी हुई होती है, जिसे देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि आखिर ये स्टैरपी जो है वो इस तरह से क्यों डर रही है। क्योंकि अगर इसकी कुछ टाइम पहले की बात की जाए तो जिस टाइम पर मेरे ऊपर अटैक कर रही थी तो उस टाइम पर तो ये काफ़ी ज़्यादा जोश में थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे फाइट करने से डर लगता है। लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैं इसे अच्छे से ट्रेन करूंगा। और इतना सोचकर गाँव पैंग इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर जैंग सबसे पहले मैं जाना चाहूँगा। जो सुनकर इंस्ट्रक्टर जो होता है वो गाँव पैंग से बोलता है कि गाँव पैंग तुम यहाँ पर एक और मोस्टर जो है वो लेकर क्यों आ गए। गाँव पैंग मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर थोड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि एक मोस्टर ट्रेनर जब अपने मोस्टर को ट्रेन करता है तो वो अपने सबसे पहले मोस्टर को अच्छे से ट्रेन कर कर उसे पावरफुल बनाता है। उसके बाद में वो दूसरे मोस्टरों को ट्रेन करना शुरू करता है। मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने पहले मोस्टर को कमांडर टीयर पर पहुँचाना चाहिए, जिसके बाद में तुम्हें दूसरे मोस्टर को ट्रेन करना चाहिए। इस तरह से तुम यहाँ पर अपने मोस्टरों को और पावरफुल बना पाओगे। लेकिन अगर तुम एक ही टाइम पर मल्टीपल मोस्टरों को ट्रेन करने की कोशिश करोगे तो मुझे लगता है कि इस चीज़ से तुम अपने टाइम को बर्बाद करोगे और हो सकता है कि इस चीज़ से तुम्हारा फ्यूचर भी बेकार हो जाए। इसीलिए मुझे लगता है कि पहले तुम्हें अपने एक मोस्टर को ट्रेन कर कर उसे कमांडर टीयर तक पहुंचाना चाहिए, ताकि एंट्रेंस एग्ज़ाम के अंदर तुम एक अच्छे पॉइंट जो है वो बना सको। जो सुनकर गाँव पैंग हंसते हुए इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर आपकी एडवाइस के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं पहले से ही अपनी ट्रेनिंग का जो शेड्यूल है वो बना चुका हूँ, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इतना बोलकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि मैं जानता हूँ कि जो इंस्ट्रक्टर है वो यहाँ पर मेरे ही भले के लिए कह रहे हैं, लेकिन वे नहीं जानते कि मेरे लिए अपने मोस्टरों को प्रमोट करना कितना ज़्यादा आसान है, क्योंकि मेरे पास में असल में सिस्टम है।
और इतना बोलकर अब गाओ पैंग जो होता है वो स्टेरिपी को चेयर करते हुए उससे बोलता है कि स्टेरिपी तुम अब काफ़ी पावरफुल बन चुकी हो, मुझे यकीन है कि तुम इस चीज़ को कर सकती हो, तो अपना बेस्ट दो। और उसके इतना बोलते ही हम स्टेरिपी को देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा घबरा रही होती है। और वो घबराते हुए जो दूसरा मॉन्स्टर होता है उसे बोलती है कि प्लीज़ मुझे मत मारना, प्लीज़ मुझे मत मारना। और इस चीज़ को देखकर वहाँ पर खड़े हुए बंदे भी गाओ पैंग से बोलते हैं कि गाओ पैंग ऐसा लगता है कि जो तुम्हारी मॉन्स्टर है वो काफ़ी ज़्यादा घबराई हुई है, मुझे नहीं लगता कि वो फाइट कर पाएगी। और अब उनकी बातों को सुनकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि अब इंस्ट्रक्टर की जो बातें हैं वो थोड़ी थोड़ी मेरी समझ में आने लगी है कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर का डिफेंस होता है वो उसकी पर्सनैलिटी को भी दर्शाता है। क्योंकि जिस टाइम पर डाजी पहली बैटल करने के लिए गया था तो वो काफ़ी ज़्यादा अलग था, वो बहुत ही अग्रेसिव था और वो काफ़ी ज़्यादा अटैक भी कर रहा था। और वहीं दूसरी तरफ अगर स्टेरपी की बात की जाए तो वो यहाँ पर खुद को डिफेंड करने की कोशिश कर रही है, उसने ग्राउंड के अंदर गड्ढा कर लिया ताकि वो खुद को प्रोटेक्ट जो है वो कर सके। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं स्टेरपी को ये बात जो है वो कैसे समझाऊँ कि उसे एक्सपीरियंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर वो खुद को पावरफुल बनाना चाहती है तो उसे फाइट करनी पड़ेगी। और गाँव बैंक के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो उठाकर स्टेरपी को अचानक से हवा में फेंक देता है, जिसे देखकर गाँव बैंक भी हैरान रह जाता है। और वह हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि ये मॉन्स्टर यहाँ पर इस तरह प्रकार की चाल को चलेगा। उसने स्टेरपी को हवा में फेंक दिया जिसका उसका जो डिफेंस है वो कमज़ोर हो चुका है। और गाँव पैंग ये सोच ही रहा होता है तभी हम देखते हैं कि जो स्टेरपी होती है वो हवा में ही जो अपना स्पाइडर वेब होता है वो उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देती है, जिस कारण हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी अब स्पाइडर वेब के अंदर फंस जाता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो स्टेरपी होती है वो उसके ऊपर अटैक करने की बजाय अपना मुंह जो होता है वो दबाकर बैठ जाती है। और थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी स्पाइडर वेब को तोड़ते हुए उससे बाहर आ जाता है और बाहर आने के बाद में लगातार स्टेरपी के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। और इस चीज़ को देखने के बाद में जो मोइंग होती है वो स्टेरपी की तारीफ करते हुए बोलती है कि गाँव पैंग मानना पड़ेगा कि तुम्हारी लिटिल स्पाइडर जो है उसका डिफेंस काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि वो मॉन्स्टर लगातार उसके ऊपर अटैक कर रहा है लेकिन उसके बाद भी वो सभी अटैकों को डिफेंड कर रही है। जो सुनकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, स्टेरपी के पास में एक बहुत ही अच्छा मौका था, वो चाहकर उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर कर उसे हरा सकती थी लेकिन उसने खुद को डिफेंड करना चूज़ किया, जिसका उसने एक बहुत ही अच्छे मौके को खो दिया। यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम की बात यह है कि उस मॉन्स्टर के जो अटैक है वो स्टेरपी को चोट नहीं पहुँचा रहे बल्कि उसका खुद का डर उसे चोट पहुँचा रहा है। और इतना सोचकर गाँव पैंग अब थोड़ा सीरियस होते हुए स्टेरपी से बोलता है कि स्टेरपी उसके ऊपर अटैक करो। जो सुनकर स्टेरपी घबराते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे डर लग रहा है। जो सुनकर गाँव पैंग स्टेरपी को समझाते हुए बोलता है कि स्टेरपी तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्या तुम भूल चुकी हो कि अब तुम पहले से ज़्यादा पावरफुल हो, तुम उसके ऊपर अटैक कर कर उसे हरा सकती हो। लेकिन हम देखते हैं कि स्टेरपी अभी भी बहुत ज़्यादा घबरा रही होती है और वो गाँव पैंग से बोलती है कि नहीं, वो बहुत पावरफुल है, मैं अटैक नहीं कर सकती। जो सुनकर गाँव पैंग गुस्से में उसे बोलता है कि क्या तुम मेरे साथ में मजाक कर रही हो स्टेरपी, तुम एक स्पाइडर हो, तुम आसानी से यहाँ पर जो केज है उसके ऊपर चल सकती हो, लेकिन तुम तो यहाँ पर बस एक ही जगह पर बैठी हुई हो, आखिर तुम इस तरह से उसे कैसे हरा पाओगी, सच में आज तक मैंने जितने मॉन्स्टर भी देखे हैं उनमें तुम सबसे ज़्यादा डरपोक हो। और इतना बोलकर गाँव पैंग खुद को शांत कर लेता है और खुद को शांत करते हुए अपने मन में सोचता है कि छोड़ो, वैसे भी मॉन्स्टरों को ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसीलिए मुझे लालची नहीं होना चाहिए। क्योंकि स्टेरपी वैसे भी एक डिफेंस टाइप मॉन्स्टर है और डिफेंस टाइप मॉन्स्टर ज़्यादातर अटैक नहीं करते हैं, तो इसीलिए मुझे भी इसके डिफेंस के ऊपर ध्यान देना चाहिए, ना कि इसे अटैक करने के लिए बोलना चाहिए। और अब इतना सोचकर गाँव पैंग स्टेरपी से बोलता है कि ठीक है, अगर तुम उसके ऊपर अटैक करना नहीं चाहती हो तो तुम वापस आ सकती हो। और अब गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो अचानक से हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए अपने मन में सोचती है कि न्यू मास्टर जो है वो गुस्सा हो चुका है और जो पुराना मास्टर थी वो भी मर चुकी है। और अगर नया मास्टर जो है वो गुस्सा हुआ तो मुझे दोबारा से जो है वो छोड़ दिया जाएगा, मैं दोबारा से अकेली जो है वो नहीं रहना चाहती हूँ, मैं मास्टर के साथ में रहना चाहती हूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही स्टेरपी जो होती है वो अचानक से जंप कर कर केज के ऊपर चली जाती है और हम देखते हैं कि जो स्टेरपी होती है वो अचानक से आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं, मैं अकेला रहना नहीं चाहती। और अब इतना बोलते के साथ ही जो स्टेरपी होती है वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगती है और उस मॉन्स्टर के ऊपर एक अटैक करते हुए उसे काफ़ी बुरी तरह से इंजर्ड कर देती है, जिसे देखकर सभी लोग गाओ पैंग की तारीफ करने लगते हैं और बोलते हैं कि गाओ पैंग, मानना पड़ेगा तुम्हारी स्पाइडर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जरा देखो उसने एक ही अटैक में दूसरे मॉन्स्टर को इंजर्ड कर दिया। और उन लोगों की बातों को सुनकर गाओ पैंग स्टेरपी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एक मिनट रुको, मुझे स्टेरपी की जो कंडीशन है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। और उसके इतना बोलते ही हम देखते हैं कि स्टेरपी और भी ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल होने लगती है।
और अब गाओ पैंग के पास में नोटिफिकेशन आती है जो कि उसको बताती है कि तुम्हारी मॉन्स्टर जो है वो प्रिजन मोड में जा चुकी है, जिसका उसने खुद को ही नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया। अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्दी ही वो मर भी सकती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो स्टेपी होती है वो दोबारा से अपनी स्पाइडर वेब का इस्तेमाल करते हुए उस मॉन्स्टर को पकड़ लेती है और उस मॉन्स्टर को पकड़ने के बाद में उसके ऊपर लगातार अटैक करने लगती है। और हम देखते हैं कि जो स्टेरपी होती है वो पागलों की तरह चिल्ला रही होती है और उसके ऊपर अटैक कर रही होती है। लेकिन तभी अचानक से गाओ पैंग जो होता है वो आकर स्टेरपी को पकड़ लेता है और उसे पकड़ते हुए बोलता है कि ठीक है स्टेरपी, बहुत हो गया, प्लीज़ अब रुक जाओ। मैं जानता हूँ कि तुमने बहुत ही अच्छा किया है, मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ अपने पिछले बिहेवियर के लिए। मुझे तुमसे इस तरह से गुस्से में जो है वो नहीं बोलना चाहिए था। और गाओ पैंग की इस बात को सुनकर जो स्टेर भी होती है वो गुस्से में गाओ पैंग से बोलती है कि क्या जो मास्टर है वो गुस्सा नहीं है, मुझे फाइट करनी है, क्योंकि अगर मैंने ऐसा ना किया तो जो मास्टर है वो मुझे छोड़ देंगे। जो सुनकर गाओ पैंग उसे बोलता है कि स्टेर भी, तुम ये कैसी बात कर रही हो, मैं कभी भी तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तुम मेरी फैमिली की तरह, और मैं कभी भी जो अपनी फैमिली है उन्हें नहीं छोड़ता हूँ। इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम फाइट करती हो या फिर नहीं करती हो, जब तक कि मैं ज़िंदा हूँ मैं कभी भी तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। और गाँव पैंग की इस बात को सुनते के साथ ही अब जो स्टेर भी होती है वो भी नॉर्मल स्टेट में आ जाती है और प्यारा सा फेस बनाते हुए गाँव पैंग से बोलती है कि क्या तुम सच कह रहे हो। जो सुनकर गाँव पैंग स्टेर भी से मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, मैं तुमसे कभी भी झूठ नहीं बोलूँगा, मैं तुमसे सच कह रहा हूँ कि तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी। और गाँव पैंग के इतना बोलते ही हम कुछ टाइम पहले का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाँव पैंग चिल्लाते हुए इंस्ट्रक्टर से बोलता है कि इंस्ट्रक्टर जल्दी से केज को ओपन कीजिए, मेरी जो मॉन्स्टर है उसकी कंडीशन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही, मुझे जाकर उसे बचाना होगा। और अब इस मोमेंट को याद करते हुए इंस्ट्रक्टर अपने मन में सोचता है कि दो मॉन्स्टरों की फाइट के बीच में जाना बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, यहाँ तक कि आप लोग जो है वो इंजर्ड भी हो सकते हो। लेकिन गाओ पैंग बिना किसी हेजिटेशन के केज के अंदर चला गया। सच में मानना पड़ेगा कि ये बच्चा जो है वो अपने मॉन्स्टरों की बहुत ही ज़्यादा केयर करता है। और इस डॉक्टर के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक हफ्ते बाद पर आ जाता है, जहाँ पर कि गाओ पैंग स्टेरपी को देखते हुए बोलता है, क्या बात है स्टेरपी, लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रही हो, क्योंकि केवल एक ही हफ्ते में तुमने अपना काफ़ी वेट जो है वो लॉस कर लिया। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग हमें बताता है कि बीते पिछले एक हफ्ते में मैंने स्टेरपी के साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग की, जिसका जो स्टेरपी का डर था वो धीरे धीरे कर कर ख़त्म होने लगा है। और केवल इतना ही नहीं, जो इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने भी मुझे काफ़ी सारे तरीके बताए जिनसे कि मैं जो स्टेरपी था उसे ट्रेन कर सकता था। और उन्होंने मुझे काफ़ी सारे फाइटिंग करने के स्टाइल भी बताए, जिससे कि हम लोग जो है वो अपने स्टेमिना को बचाते हुए हैंड टू हैंड बैटल जो है वो कर सकते हैं। जिस टाइम पर जो स्टेर भी थी उसने अपना आउट ऑफ कंट्रोल जो है वो खो दिया था, तो मुझे सिस्टम का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो कि उसने सही टाइम पर मुझे नोटिफिकेशन देकर इस बारे में बता दिया। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे सिस्टम के ज़्यादा भरोसे नहीं रहना चाहिए, मुझे खुद भी ट्रेनिंग करनी चाहिए, नहीं तो हो सकता है कि मैं किसी बड़े डिसएडवांटेज के अंदर जा सकता हूँ। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मुझे अपने जो मॉन्स्टर है उन्हें ट्रेन करने के लिए बिल्कुल भी जल्दबाजी जो है वो नहीं करनी चाहिए। मुझे पहले अपने मॉन्स्टरों के जो नेचर है उन्हें अच्छे से समझना होगा और उसके बाद में ही इन्हें अच्छे से ट्रेन करना होगा। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग जो होता है वो स्टेरपी के जो बॉडी के टूटे हुए पार्ट होते हैं उन्हें उठाकर देखने लगता है। उन्हें देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये वेस्ट होने वाले हैं। मैंने सुना है कि जो स्पाइडर के पार्ट होते हैं उनसे मेडिसिन जो है वो बनाई जा सकती है, तो क्या मुझे एग और शुगर के साथ में इसे मिलाकर ट्राई कर कर देखना चाहिए। और अब इतना सोचते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो क्रीपी सी स्माइल देते हुए मन में सोचता है कि मुझे लगता है कि मुझे इसे कुक कर कर देखना चाहिए, क्योंकि अगर इससे पॉइजन भी हुआ तो पॉइजन को ख़त्म करने के लिए मेरे पास में डाची तो मौजूद ही है। और इतना बोलकर अब गाँव पैंग स्टेरपी के जो पार्ट होते हैं उन्हें बनाने लगता है और बनाते हुए बोलता है कि इसका स्वाद काफ़ी अच्छा है और मसाले मिलाने के बाद में तो इसमें और भी ज़्यादा मज़ा आ गया। और इतना बोलते के साथ ही गाँव पैंग जो होता है वो खाना लेकर आ जाता है और बोलता है कि ठीक है स्टेरपी और डाजी जल्दी से आओ और आकर इसे चेक कर कर बताओ कि ये कैसा है। जो सुनते के साथ ही अब जो डाजी होता है वो खाने लगता है और बोलता है कि ये काफ़ी ज़्यादा टेस्टी है। तभी जो स्टेरपी होती है वो भी खाते हुए बोलती है कि मास्टर, मुझे लग रहा है कि जो चीज़ आपने बनाई है इसका टेस्ट जो है वो काफ़ी ज़्यादा ही फैमिलर है। और उनके इतना बोलते ही गाँव पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्टेरपी का जो लेवल है वो बढ़ चुका है, जिसका मेरी सोल पावर भी इंक्रीज हो गई, तो मुझे लगता है कि डमी के साथ में मुझे अब ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाकर देखना चाहिए, शायद अब ये काम कर जाए। और अब इतना बोलकर गाँव पैंग डमी के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने लगता है और उसे बोलता है कि डमी, क्या तुम आज से मेरे मॉन्स्टर जो है वो बनने के लिए तैयार हो। जो सुनते के साथ ही जो डमी होता है वो भी ओके बोल देता है, जिसका उसके साथ में भी गाँव पैंग का ब्लड कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाता है। और डमी के साथ में ब्लड कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद में गाँव पैंग जो होता है वो खुश होते हुए बोलता है कि चलो इसके बाद में साथ में भी ब्लड कॉन्ट्रैक्ट सक्सेसफुली साइन हो गया और मुझे लगता है कि मेरी सोल पावर पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है।
और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए उससे बोलता है कि ठीक है डमी, आज से हम लोगों की जो प्रोटेक्शन है वो तुम्हारे हाथों में है। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग बस के अंदर बैठकर जा रहा होता है और वो अपने मन में सोचता है कि चलो अब जो ट्रेनिंग का सेकंड पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। पिछली बार वो जंगल के अंदर एनाकोंडा था जिस कारण मैं ज़्यादा जंगल को नहीं घूम पाया था, लेकिन चूंकि इस बार मेरे पास में डमी और डाजी दोनों मौजूद है तो इसीलिए मुझे यकीन है कि मैं काफ़ी अच्छे से जो एरिया है उसे एक्सप्लोर कर पाऊंगा। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम तीन बंदों को देखते हैं जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो गुस्से में बोलता है कि तुम उसे नहीं पकड़ पाओगे, उसे मेरे ऊपर छोड़ दो। तभी दूसरा बोलता है कि उस बास्टर्ड को तो मैं इस बार नहीं छोड़ने वाला, मैं उसे जान से मार दूंगा, वो एक नंबर का मॉन्स्टर है बास्टर। जो सुनकर तीसरा बंदा भी गाली देते हुए बोलता है कि उस मदरफकर के कारण हम लोग जो थे वो केज के अंदर बंद होकर रह गए, उस बास्टर्ड ने बाहर से ताला लगा दिया था। सच बता रहा हूँ, अगर मुझे उसके बारे में पता चल गया तो मैं उसके एक एक दांत तोड़ दूंगा। जो सुनकर पहले वाला गुस्से में बोलता है कि लेकिन हम तो जानते ही नहीं है कि आखिर वो बास्टर्ड था कौन, अगर एक बार मुझे उस बास्टर्ड के बारे में पता चल जाए तो कसम से बता रहा हूँ कि मैं उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। उसे मैं इतना मारूंगा कि खुद उसकी जो फैमिली है वो भी उसे पहचानने से मना कर देगी। जो सुनते ही गाओ पैंग जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं सोच ही रहा था कि इन लोगों की आवाज़ मुझे जानी पहचानी क्यों लग रही है, असल में ये वही लोग थे जिन्हें कि मैंने वहाँ पर बंद कर दिया था। सच में किस्मत कितनी अजीब है, इन लोगों से मुझे दोबारा मिला दिया। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू डमी के ऊपर आ जाता है जो कि दूसरे मॉन्स्टरों के साथ में बैठा हुआ होता है, लेकिन बाकी मॉन्स्टरों की डमी को देखकर हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। और अब हम देखते हैं कि सभी लोग जो होते हैं वो अपनी लोकेशन पर पहुंच चुके होते हैं और जो गाँव पैंग होता है वो डमी को देखते हुए अपने मन में सोचता है कि ये बात सच है कि डमी का लेवल अभी ज़्यादा हाई नहीं है, लेकिन उसके बाद भी जो डमी है वो एपिक ग्रेड का मॉन्स्टर है और केवल इसका ऑरा ही यहाँ पर जो बाकी के मॉन्स्टर है उन्हें डराने के लिए काफ़ी है। और इतना सोचकर अब गाँव पैंग जो होता है वो डमी से बोलता है कि डमी, तुम अपना थोड़ा सा जो ओरा है उसे सप्रेस कर लो क्योंकि तुम्हारा ओरा जो है वो बाकी के मॉन्स्टरों को डरा रहा है, तो चलो यहाँ से चलते हैं। और गाँव पैंग की बात को सुनकर वहाँ पर खड़े हुए लड़कों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और एक बंदा गुस्से में बोलता है कि ये बस एक मॉन्स्टर ही तो है, तो फिर आखिर इसे इतना ज़्यादा एरोगेंट बनने की क्या ज़रूरत है। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो फॉरेस्ट के अंदर आ जाता है जहाँ पर कि गाओ पैंग बोलता है कि इस बार मैंने जो मोइंग थी उसके साथ में टीम अप नहीं किया क्योंकि इस बार मैं चाहता था कि मैं अकेला फॉरेस्ट के अंदर आऊँ, क्योंकि जितने ज़्यादा लोग मेरे साथ में होंगे बेफालतू की उतनी ही ज़्यादा प्रॉब्लम में क्रिएट होगी। और गाओ पैंग की इस बात को सुनने के बाद में डमी जो होता है वो गाओ पैंग से बोलता है कि मास्टर आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको प्रोटेक्ट करूँगा। और अब डमी की इस बात को सुनकर गाओ पैंग भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि अच्छा जी, लेकिन पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुमने ये शब्द सीखे कहाँ से। जो सुनकर जो डमी होता है वो गाओ पैंग को बताता है कि जो आर्मर बॉय है वो टीवी पे आता था, मैंने उससे इस शब्द को सीखा है। जो सुनकर गाओ पैंग भी फनी सा फेस बना लेता है और फनी सा फेस बनाते हुए अपने मन में सोचता है कि यकीन नहीं होता कि जो डमी है वो यहाँ पर बच्चों के कार्टून से इस तरह के शब्दों को सीख रहा है। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो गाओ पैंग होता है वो एक लेक के पास में आ जाता है और उस लेक को देखने के बाद में गाओ पैंग बोलता है कि एक मिनट रुको, ये तो वही लेक है ना जहाँ पर कि मुझे वो बदतमीज मेंढक जो थे वो मिले थे। और इतना बोलकर गाओ पैंग डमी से बोलता है कि डमी अपनी जो डायरेक्शन है उसे चेंज कर लो क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि वे बेवकूफ़ मेंढक जो है वो दोबारा से मेरे ऊपर थूके, तो इसीलिए हम लोग दूसरी तरफ चलते हैं। और इतना बोलकर गाओ पैंग जो होता है वो डमी के साथ में दूसरी तरफ जा ही रहा होता है, लेकिन अचानक से उनके सामने वही बड़ा सा एनाकोंडा आ जाता है, जिसे देखने के बाद में गाओ पैंग बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है और अपने मन में सोचता है कि एक मिनट, ये तो वही जंगली एनाकोंडा है। मैं इस जंगली एनाकोंडा से इस बार जो है वो दूसरी बार टकराया हूँ, ऐसा लगता है कि ये इस जंगली एनाकोंडा की टेरिटरी है, तो इसीलिए इस जगह पर रहना सही नहीं रहेगा, मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। और गाँव पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो जंगली एनाकोंडा जो होता है वो उन मेंढकों का जो तालाब होता है उसके पास में आ जाता है, जिसे देख कर अब जंगली एनाकोंडा जो होते हैं वो भी बहुत घबराने लगते हैं और उसके ऊपर सीधे अपनी जो अटैक होते हैं वो करना शुरू कर देते हैं। लेकिन चूंकि जंगली एनाकोंडा का शरीर का साइज बहुत बड़ा होता है तो मेंढकों के अटैक से उसे कुछ नहीं होता और वो मेंढकों के ऊपर ही अटैक करना शुरू कर देता है, जिसे देखकर गाओ पैंग अपने मन में सोचता है कि इस जंगली एनाकोंडा के ऊपर इन फ्रॉग के अटैक कोई भी ऐसा नहीं कर रहे, जबकि इसका लेवल जो है वो केवल 20 है, लेकिन उसके बाद भी इसकी पावर कमांडर टीयर के मॉन्स्टर से कम नहीं, जिसका मतलब ये साफ है कि अब ये टोड जो है वो नहीं बचने वाले, ये एनाकोंडा जो है वो टोड को ख़त्म कर देगा। और गाँव पैंग के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जंगली एनाकोंडा जो होता है वो उन मेंढकों को खाना शुरू कर देता है, जो देखकर गाँव पैंग अपने मन में सोचता है कि अभी भी काफ़ी सारे जो ग्रीन टोड थे वो यहाँ से बचकर भाग गए, जिसका मतलब इसी तरह से जंगल का अंदर का जो बैलेंस होता है वो बना रहता है।
जो शिकारी होते हैं वो शिकार करते हैं और बाकी के जीव जंतु अपनी जान को बचा कर सरवाइव करते हैं। और अब इतना सोचकर गाओ पैंग डमी से बोलता है कि डमी तुम जानते हो कि अब तुम्हें क्या करना है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मेंढक होते हैं वो आसपास में छुपे होते हैं, लेकिन तभी जो डमी होता है वो वहाँ से एक मेंढक जो होता है उसे पकड़ लेता है। और अब हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर कि गाओ पैंग जो होता है वो अब उस मेंढक को भून रहा होता है और उसे खाते हुए गाओ पैंग उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि जरा एक बार देखो तो इस मेंढक का जो स्वाद है वो कितना ज़्यादा अमेजिंग है। अब समझ में आया कि जो जंगली एनाकोंडा था वो इतनी दूर से इन मेंढकों को खाने के लिए क्यों आया था। सच में ये तो लाजवाब है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही डाजी जो होता है वो अचानक से खाना रोक देता है, जो देखकर गाओ पैंग बोलता है कि डाजी आखिर तुम्हें क्या हो गया। और गाओ पैंग के इतना बोलते ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही प्यारा हॉर्स टाइप मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देखकर गाओ पैंग हैरान होते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता यहाँ पर तो ब्लैक लाइट हॉर्स जो है वो भी आ गया, ये कितना ज़्यादा प्यारा है। और गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमें उस मॉन्स्टर के एट्रीब्यूट के बारे में बताया जाता है कि इस मॉन्स्टर का जो लेवल है वो 14 है और इसका ग्रेड एक्सलेंट है। और अगर इसके एट्रीब्यूट की बात की जाए तो वो डार्क है और इसकी कमजोरी आइस है, जो देखने के बाद में गाओ पैंग भी अब उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि मानना पड़ेगा कि ये ब्लैक हॉर्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, इसके स्टेटस भी काफ़ी बेहतरीन है, क्या मुझे इसे पकड़ लेना चाहिए क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा है। और अब इतना बोलकर गाओ पैंग अपने जो ख्वाब होते हैं उन्हें सजाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि अगर इस तरह का जो मॉन्स्टर है वो मेरे पास में आ जाए तो इसके ऊपर बैठकर मैं बहुत ही ज़्यादा कूल लगूंगा। और अब गाओ पैंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखेंगे कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।